नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं, ज़ईन ने सख्त लहजे में कहा और सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड पे छोड़ दी थी। देखो, तुम खुद कह रहे थे तुम्हारी खुददारी इजाज़त नहीं देती तुम्हें कि तुम मांगो, तो यहाँ तुम्हें बिन मांगे ही मिल रहे हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है तो तुम चाहो तो बाद में मुझे वापस भी कर देना। जब मैं तुमसे अलहदगी इख्तियार करूंगी बस थोड़े थोड़े करके लौटा देना। अहवाद ने कहा तो ज़ईन कुछ भी नहीं बोला था, बस खामोशी से ड्राइविंग करता रहा था। स्टीयरिंग पे उसकी पकड़ इस कदर मजबूत थी कि उसके हाथों की रगें साफ नजर आ रही थी, दिमाग की रगें भी फूली हुई थी। उसकी खामोशी को देखकर अहवाद भी मजीद कुछ नहीं बोली थी। यूनी से वापसी तक सारे टाइम तुम्हारे पास है, तुम अच्छे से सोच लो क्या करना है। वापसी पे दोबारा पूछूंगी, अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे यही से, और अगर ना हुआ तो तुम्हारी मर्जी। यूनी के आगे गाड़ी झटके से रुकी तो अहवाद फैसला उस पर छोड़ती गाड़ी से निकल गई थी। अहवाद ने यूनी आने के बाद बस एक ही क्लास ली थी, बाकी सब बंक करके वो ग्राउंड के बिल्कुल सुनसान कोने में बैठ गई थी। कहने को तो वो उसे बहुत दिलेरी से ऑफर कर आई थी, लेकिन हकीकतन अब उसे डर लग रहा था वो कहीं बाबा साईं को ही ना जाकर बता दे और वो आज ही उसका निकाह वकास से करवा देंगे। वो इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि फाइज उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया था। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? कोई क्लास भी अटेंड नहीं की? फाइज ने उसके सामने बैठते पूछा तो वो चौंक के अपने ख्यालात से निकली थी। क्या हुआ है? फाइज ने उसका चौंकना महसूस करके पूछा था। उसके पूछने पे अहवाद ने कुछ लम्हे उसे देखने के बाद गहरा सांस भरा था और फिर आहिस्तगी से उसे पहले अपनी और चौधरी हशमत, फिर अपनी और ज़ईन की सारी बातें उसकी गोशगुजार कर दी थी, जिन्हें सुन के फाइज ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा था। ये क्या कह रही हो तुम अहवाद? बमुश्किल हैरत से निकलते फाइज ने कहा था। जो तुम सुन रहे हो। उसने शाने बेनियाजी से उसे देखा था। अहवाद, ये तो कोई हल नहीं मसले का, तुम इस तरह नहीं कर सकती। मैं अपने वालिदैन के साथ आऊंगा तुम्हारे घर, कोई ना कोई हल निकल आएगा, बस तुम ये बेवकूफ़ी मत करो। फाइज ने उसे उसके इरादों से बाज रखना चाहा था। नहीं, मैं सोच चुकी हूँ मुझे जो करना है। अगर तुम आओगे तो बाबा साईं किसी कीमत पर राजी नहीं होंगे, उल्टा तुम्हारी जान ले लेंगे और मेरा वकास के साथ निकाह कर देंगे, जबकि ज़ईन को अपने बेटों की तरह चाहते हैं। उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। अहवाद अपने फैसले पे कायम थी और बाबा साईं ज़ईन पे आंखें बंद करके एतबार करते हैं, मुझसे भी आगे रखते हैं। अच्छा है ना, ज़ईन भी उनकी नज़रों से गिरेगा। अहवाद की बात पे फाइज ने अफसोस से उसे देखा था। ये तुम अच्छा नहीं कर रही अपने साथ साथ, तुम ज़ईन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या गारंटी है तुम्हारे बाबा साईं उसे कुछ नहीं कहेंगे और ज़ईन को उनकी नज़रों से गिरा के तुम्हें क्या मिलेगा? फाइज किसी भी तरह वो जो करने जा रही थी उसे रोकना चाहता था। सुकून मिलेगा जिसकी वजह से कितने सालों से बर्बाद है। जब देखो ज़ईन ज़ईन करते रहते हैं, वो नखवा ज़दा लहजे में बोली थी। और यही ज़ईन नाम की माला तुम हमेशा के लिए अपने गले में डालने वाली हो? फाइज ने टेढ़ी नज़रों से उसे देखा था। सारी जिंदगी के लिए। क्यों? मुझे यकीन है निकाह का पता चलते ही बाबा साईं उसे और मुझसे नाता तोड़ लेंगे, और जब मुझे लगेगा कि इनकी तवज्जो हम पर से हट गई है तो मैं ज़ईन से तलाक ले लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। अहवाद ने उसे अपनी प्लानिंग बताई थी। देखो अहवाद, फाइज ने कुछ कहना चाहा था। मुझे कुछ नहीं देखना और ना ही इस बारे में मजीद कोई बात करनी है। उसके अटल लहजे पे कहने पे फाइज भी चुप हो गया था। तुम बताओ तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? अहवाद ने टॉपिक चेंज किया था। ठीक ही हैं, बाबा रिटायर हो गए हैं, हालात मुश्किल हो रहे हैं, तुम्हें तो पता है। यहाँ भी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है जो सेकंड हैंड गाड़ी है हमारे पास, वो भी बेचनी पड़ेगी। फाइज ने सर झुकाए घास को नोचते हुए जवाब दिया था। तुम टेंशन मत लो, इतने ज़हीन हो तुम, तुम्हें आसानी से कोई जॉब मिल जाएगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर दो, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। अहवाद को अफसोस हुआ था, इसलिए उसने फाइज का हौसला बढ़ाना चाहा था। फाइज ने भी फीका सा मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। ज़ईन अहवाद की गाड़ी से निकलते ही गाड़ी को फुल स्पीड पे छोड़ते वहां से निकल गया था और एक सुनसान जगह पर जाकर उसने गाड़ी रोकी थी और बेबसी से अपना सर स्टीयरिंग पर रख दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हर्ज ही क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो करनी है, कर लेता हूँ। अगर अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं दे सकता हूँ। स्टीयरिंग पे ही सर रखे खिड़की से बाहर देखते वो बुड़बुड़ाया था। लेकिन वो चौधरी साहब की इज्जत है और उन्होंने उनका रिश्ता भी तय किया हुआ है। अगर मैं ऐसा कुछ कर लूँ तो उनके भाई और ख़ानदान के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? सर ऊपर उठाते उसने बेबसी से अपनी बालों में उंगलियां फंसाई थी। तो फिर क्या इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम तुम मांग लोगे चौधरी साहब से? दिमाग ने एक और सवाल उठाया था जिसका जवाब यकीनन ना था। खुददार लोगों का ये बड़ा मसला कि इन्हें अपनी मजबूरी में भी किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। किसी के सामने हाथ फैलाना इनके लिए मौत के मुतरादिफ होता है। ज़ईन ने भी तब के किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया था। जब अब्बा के मरने के बाद घर में कई कई दिन फाके हुए थे। अब कैसे उसकी खुददारी गवारा कर लेती? तो जो तुम खुद अहवाद बीवी से लोगे उसके लिए तुम्हारी इज्जत नफ्स और खुददारी को कुछ नहीं होगा। इस वक्त ज़ईन के दिल और दिमाग में शदीद किस्म की जंग चल रही थी। वो तो तुम्हें खुद दे रही हैं और बदले में तुम भी उनके काम आ रहे हो, तो फिर कैसी शर्मिंदगी? उसके दिल के मुकाबले में दिमाग ने एक और जवाब पेश किया था। लेकिन फिर भी इन पैसों पे तुम्हारा कोई हक नहीं, तो कैसे ले सकते हो तुम? दिल ने एक और दलील दी थी। तो ठीक है, फिर अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मौत के मुंह में जाते देखना। इन सारी बातों से तंग आकर ज़ईन ने दोनों हाथों को कानों पर रख लिया था। या अल्लाह, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद फरमा।
تو कहता है ना, अगर बंदे को कोई छोटी से छोटी शय भी चाहिए हो तो वो तुझसे मांगे तो देगा। तो मांग रहा हूँ मैं, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता। उसने वापस स्टीयरिंग पे सर रखकर अपने रब को पुकारा था। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहने के बाद उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और गांव के रास्ते को हो लिया। लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक जंग हनूस जारी थी जिसे वो पूरा जोर लगा के भी नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। हवेली गाड़ी खड़ी करके वो डेरे आया था। ये बात क्या बात है ज़ईम पुत्र, आज थोड़ा लेट आया? वो डेरे आया तो चौधरी हशमत ने पूछा था। हाँ, वो बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए लेट हो गया। ज़ईम ने नजरें चुराते झूठ बोला था, वो भी इनके जिन्हें अब बेहद यकीन करता था जो इन पर। कितना मुश्किल होता है ये कोई इस वक्त ये ज़ईम अकरम से पूछता। फिर अहवाद को यूनी लेने जाने तक दिलो दिमाग की जंग में उलझा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे जिन्हें वह मुश्किल वो स्टीयरिंग पे जमा रहा था। उसके यूनी पहुंचने की थोड़ी देर बाद ही अहवाद आकर गाड़ी में बैठ गई थी। क्या सोचा फिर तुमने? गाड़ी में बैठते ही अहवाद ने उससे पूछा था, जिसके जवाब में ज़ईम चुप ही रहा था। लेकिन अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी। मुझे मंजूर है आपकी ऑफर। काफ़ी देर खामोशी के बाद ज़ईम की स्पॉट आवाज़ गूंजी थी। एक भाई हार गया था अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी हामी भर लेने के अहवाद मुस्कुराई थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि ज़ईम का यही जवाब होगा। ओके, फिर गाड़ी गांव की बजाय कोर्ट की तरफ मोड़ लो। अहवाद के लहजे में खुशी और मगरूरियत थी कि वो पैसे के जोर पे कुछ भी कर सकती थी। ज़ईम ने अपनी नम और सुर्ख आंखें उठाकर मिरर से उसे घूरा था। और जो कोर्ट मैरिज की रिक्वायरमेंट है कि 2 गवाह होने चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? ज़ईम की आवाज़ किसी भी तासुर से पाक थी। उसकी बात सुन के अहवाद ने सर पे हाथ मारा था और उसे वेट करने का कहकर खुद गाड़ी से निकल गई थी। फ़ाइज़ अभी यूनी में ही था। उसने जाकर सारी बात उसे बताई तो पहले फ़ाइज़ उसे बाज रखना चाहता था, लेकिन फिर उसकी ज़िद के आगे हार मान के गवाह बनने के लिए मान गया था और साथ ही अपनी एक काबिल भरोसा दोस्त जो क्लास फेलो भी थी उसे मनाया था। फ़ाइज़ और उस लड़की ने फ़ाइज़ की गाड़ी में बह जाना था। उनके मान जाने के बाद अहवाद भी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं तो चलो वो हमारे पीछे ही हैं, अहवाद ने कहा। तो फिर ज़ईम ने कुछ कहे बगैर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई थी। उसका अंदाज बिल्कुल सर्दो स्पॉट था और आवाज़ से तो अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी कि उसकी जान अब वक़ास से छूट जाएगी और वो हवेली से निकल के अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन उसके दिलो दिमाग में भी ये बात नहीं आ रही थी कि वो अपने बाप का मान तोड़ रही थी। बाप जैसे भी हों, जो भी हों, लेकिन बेटियां हमेशा बाप का मान होती हैं, उनकी पगड़ी का ऊंचा शिमला होती हैं। लेकिन अभी वो ये बात सोचने से कासिर थी। लेकिन उसे इस बात का एहसास एक ना एक दिन ज़रूर होगा। लेकिन कौन जाने वो दिन कब आएगा। कोर्ट की इमारत के सामने ज़ईम ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी और अपनी सुर्ख नज़रें उठाकर इस इमारत को देखा था। उसका दिल किया वो यहाँ से गायब हो जाए, लेकिन अपनी बेबसी और मजबूरी का ख्याल आते वो गाड़ी से उतर गया था। उसके पीछे वाली गाड़ी से फ़ाइज़ लोग भी निकले थे। फ़ाइज़ ने एक नज़र ज़ईम को देखा था। ऊंचा लंबा कद, चौड़े छाने, गंदमी रंगत, घने बाल माथे पे पड़े हुए थे, स्याह आंखें और गंदमी चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। घनी मूंछों और दाढ़ी के दरमियान लब सख्ती से पेवस्त भिंचे हुए थे। उसे देखकर फ़ाइज़ को न जाने क्यों से जेलसी हुई थी। कोर्ट मैरिज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ CNIC नंबर होता है, शादी वाले जोड़े का भी और गवाहों का भी। और इन चारों के पास अपने अपने ID कार्ड मौजूद थे। फिर बगैर वक्त ज़ाया किए वो चारों कोर्ट के अंदर चले गए थे। अपने मतलूबा वकील के पास पहुंचते उन्होंने वहां आने की वजह बताई थी। वकील के मशकूक नज़रों से घूरने पर उन्होंने बताया था कि घर वाले नहीं मान रहे, इसलिए कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। खैर, वकील को इस बात से क्या मतलब था? दोनों 18 साल से ऊपर थे, इसलिए उनकी कोर्ट मैरिज में कोई इशू नहीं था। वकील ने उन दोनों के सामने मैरिज सर्टिफिकेट रखा जो निकाह रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड थे। अहवाद ने तो झट से साइन कर दिए, लेकिन एक लम्हे को ज़ईम के हाथ कांपे थे और फिर चौधरी हशमत और चौधराइन के चेहरे उसके सामने आए थे। लेकिन अगले ही लम्हे अनुषा का चेहरा सामने आया था। उसने न चाहते हुए भी साइन कर दिए थे। इन दोनों के बाद फ़ाइज़ और लड़की ने गवाहों के साइन खाने में किए थे। मुबारक हो, आप दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इन चारों के साइन करने के बाद वकील ने उन्हें मुबारकबाद दी, जिसके बाद में ज़ईम ने मुस्कुराना भी ज़रूरी न समझा और वकील को कोर्ट मैरिज की जो फीस होती है वो अदा करके वो जो आते हुए लेकर आया था वहाँ से निकल गया था। उसकी इस हरकत पे अहवाद उसकी पुश्त खोर रही थी और फिर इन दोनों का शुक्रिया अदा करके इनको भेजने के बाद अहवाद भी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। उसके कहने पे ज़ईम ने अब गाड़ी बैंक की तरफ मोड़ी थी। अहवाद के सारे कार्ड और चेक बुक हमेशा उसके बैग में ही होते थे। उसे उम्मीद थी कि उसके अकाउंट में अच्छी खासी रकम मौजूद होगी, क्योंकि वो तीनों उसके अकाउंट में रकम जमा करवाते थे, लेकिन यूज़ उसने कभी भी नहीं की थी। शॉपिंग हमेशा वो चौधरी हशमत के पैसे लेकर ही करती थी और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसके अकाउंट में इतने पैसे थे कि ज़ईम को पैसे देने के बाद भी पीछे काफ़ी पैसे थे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अहवाद ने कोर्ट मैरिज करते ही उसे 10 लाख दिए थे और उन्हें लेते हुए ज़ईम का दिल कर रहा था धाड़े मार मार के रोए। उसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुकी थी और अहवाद अपनी खुशी में ये सब कुछ महसूस नहीं कर रही थी। अभी आप प्लीज़ इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ मत कहिएगा। एक दफ़ा मेरी बहन का ऑपरेशन हो जाए तो फिर बेशक बता दीजिएगा, क्योंकि उसके ऑपरेशन के दौरान मैं किसी किस्म की कोई टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता। हवेली के ड्राइव वे पे गाड़ी रोकते ज़ईम ने उसे इल्तिजा की थी। अहवाद ने एक लम्हे को रुककर उसे देखा था और इस बात में सर हिलाती गाड़ी से निकल गई थी। उसके निकलते एक गहरा सांस हवा के सपुर्द करते ज़ईम ने सीट की पुश से सर टिका दिया था। ज़ईम घर आया तो मामूल के मुताबिक दस्तरखान लगाए
अम्मा और अनुषा उसी के इंतज़ार में थीं, जो अपनी रूटीन से काफ़ी लेट आया था और अब इन दोनों को सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अम्मा और अनुषा ने हैरानगी से पहले उसकी पुश्त को देखा और फिर एक दूसरे को देखा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो बस सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाए, लेकिन वो अपनी हैरानगी में उसके हाथ में मौजूद छोटा सा थैला नहीं देख सकी थी। ज़ईम बाहर आया तो दोनों हैरानगी से उसे देख रही थी। क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ज़ईम ने उनके पास बैठते पूछा था। भाई, आज आपने हमेशा की तरह अपने साथ लगा के सर नहीं चूमा, बस सलाम करके अपने कमरे में चले गए, अनुषा ने मुंह फुलाए कहा था। अरे मेरा बच्चा, इधर आओ, अभी मैं अपने बच्चे का सर चूम लेता हूँ, ज़ईम ने कहने के साथ ही उसे अपने हिसार में लेकर उसका सर चूमा था। आप घर आते ही अपने कमरे में चले गए थे, उसने एक और शिकायत लगाई थी। वो तो मैं पैसे रखने गया था, उसने कहा तो अम्मा और अनुषा दोनों ने चौंक के उसे देखा था। अम्मा तो जानती थी कि वो इस सिलसिले में पैसे चाहिए थे और वो सोच रही थी कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से हुआ है। लेकिन पुत्र, पैसों का इंतज़ाम कहाँ से हुआ? अम्मा की बात सुन के अनुषा ने हैरानगी से दोनों को देखा था। बस हो गया है, उसने उन्हें टाला था। भाई, कैसे पैसे, और आप क्यों पैसे चाहिए? अनुषा के सवाल पे दोनों ने उसे देखा था। उसे अभी अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता था। वो इस दिन हम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो वो कह रहा था कि आपकी बहन को छोटी सी बीमारी है, इसलिए एक बिल्कुल सी छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस उसके लिए पैसे चाहिए थे, उसे बच्चों की तरह बहलाते ज़ईम ने कहा था। कौन सी बीमारी? और भाई, मुझे सर्जरी नहीं करवानी। उसके चेहरे पर डर वाज़ेह था। बीमारी छोटी सी ही है ना, इसे छोड़ दो, और मेरा बच्चा सर्जरी से डरना नहीं है। मैं हूं ना अपने बच्चे के साथ। ज़ईम ने उसका डर दूर करना चाहा था। लेकिन भाई, उसने कुछ कहना चाहा था कि तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है। उसकी बात काट के उसके सर पे हाथ रखते ज़ईम ने पूछा था। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो जल्दी से बोली थी। तो मेरा बच्चा, फिर अपने भाई पे यकीन रखो, कुछ भी नहीं होगा, एक बिल्कुल छोटी सी सर्जरी होगी, लेकिन मैं और अम्मा है ना अपने बच्चे के साथ, और सबसे बढ़ के अल्लाह है ना, इसलिए मेरा बच्चा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़ईम ने कहा तो अनुषा ने सर हिला दिया था, लेकिन डर उसके चेहरे पे अभी भी मौजूद था। ज़ईम अम्मा की खोजती नज़रें खुद पे अच्छी तरह महसूस कर रहा था, लेकिन वह हकीकत इन्हें बता नहीं सकता था, इसलिए दोनों का ध्यान बटाने के लिए इसने इन दोनों को खाने की तरफ मतवज्जो किया था। अहवाद गाड़ी से उतरकर सीधा अपने रूम में गई थी। उसने शुक्र किया था कि कोई उसे रास्ते में नहीं मिला, क्योंकि उसके चेहरे पे छाई खुशी छुपाने नहीं छुप रही थी। कमरे में आते ही बैग और चादर बेड पे फेंक के वो खुद भी बेड पे ढेर हो गई थी। शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ। गहरी सांस हवा के सपुर्द करते अहवाद बुड़बुड़ाई थी। वैसे ये खबर सुन के बाबा साई का क्या रिएक्शन होगा? उसके जहन में सवाल उठा था और चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी भी छाई थी। फिलहाल बाबा साई को तो छोड़ते हैं, ज्यादा मजा तो तब आएगा जब वकास को ये पता चलेगा कि मेरा निकाह किसी और से हो गया है। वकास के बारे में सोचते वो बेसाख्ता खिलखिलाई थी। क्या बात है, ये मेरी बेटी अकेले में ही क्यों हंसे जा रही है? चौधराइन की आवाज़ सुन के वो तेजी से सीधी हुई थी। अरे अम्मा साईं, आप क्यों आई? मुझे बुलवा भेजती, उसने उन्हें बेड पे बिठाते हुए कहा था। अरे नहीं, मैं बस देखने आई थी कि तुम आई हो। यहाँ नहीं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज तुम लेट आई हो, खैरियत? उन्होंने उसके बाल संवारते मोहब्बत से पूछा था। हाँ, वो बस आज एक एक्स्ट्रा क्लास थी तो इसीलिए लेट हो गई। अहवाद ने नजरें चुराई थी। कैसे बताती उन्हें कि आपकी बेटी किसी की मजबूरी का सौदा करके आई है? चलो कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। चौधराइन ने वहां से उठना चाहा था। नहीं अम्मा साई, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी आप कुछ देर मेरे पास बैठे। उन्हें उठने से मना करते वो उनकी गोद में सर रख के लेट गई तो चौधराइन मुस्कुराई थी। जब से आपकी बहू आई है, आपके पास बेटी के लिए टाइम ही नहीं है। अहवाद ने उनका हाथ पकड़ के उंगलियों के साथ खेलते शरारत से कहा था। चल हट, वो बहू नहीं है, तुम्हारी तरह वो भी मेरी बेटी है। अहवाद को घूरते उन्होंने उसे हल्की सी चपत लगाई थी तो वो खिलखिला के हंस दी थी। चौधराइन को वो हंसते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उन्होंने बेसाख्ता अपनी नज़रें उस पर से हटाई थी कि कहीं उसे उनकी नज़र ही ना लग जाए, और साथ ही दुआ भी की थी कि अल्लाह उसे हर बुरी नज़र से दूर रखे। वैसे तो मैं सारा दिन आपके कान खाती रहती हूँ, आपकी दूसरी बेटी भी क्या ऐसे ही करती है? उसने हनूस शरारती लहजे में कहा था। नहीं, बल्कि वो तो बिल्कुल पुरसुकून बच्ची है। उसने बचपन से ही झिड़कियाँ और कोसने ही सुने हैं, तो वो मुझसे भी बात करते हुए एहतियात करती है कि कहीं मुझसे कुछ बुरा लग जाए। तो मैं काफ़ी दफ़ा उसे टोक चुकी हूँ कि वो कोई बात भी हो बिला झिझक कह दे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगी ठीक। अब वो उसके बालों में हाथ चलाते वो बोल रही थी। अहवाद ने बस सर हिला दिया था। अहवाद, एक बात पूछूं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा था। अरे अम्मा साईं, आप पूछ क्यों रही हैं? आपको हक है हजारों सवाल पूछने का। अब हाथ में मौजूद उनका हाथ चूमते अहवाद ने कहा था। आज तुम मुझे बहुत खुश लग रही हो, ऐसी खुशी जो तुम्हारे चेहरे पे चमक बन के दिख रही है। ऐसी कौन सी खुशी है? अपनी अम्मा साईं को तो बताओ। उनकी बात सुन के अहवाद झट से उठ के बैठी थी। नहीं अम्मा साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भला मुझे ऐसी कौन सी खुशी मिलनी थी जो मेरे चेहरे पे चमके? अहवाद ने अपने मुंह पे हाथ फेरते उन्हें टाला था। और मुझे भूख लग रही है, आप खाना लगवाएं, मैं मुंह हाथ धो के अभी आई।
उनकी कोई भी बात सुने बगैर अपनी हाँक के वो वॉशरूम में चली गई थी। चुदराइन कुछ पल उसकी पुश्त को पुरसुकून नज़रों से देखती रहीं, फिर सर झटक के वहाँ से उठ गई थी। या अल्लाह, क्या वाकई ही मैं इतनी खुश हूँ मैं कि मेरे चेहरे पे साफ अयां हो रहा है। वॉशरूम में शीशे के सामने खड़े होते उसने अपने चेहरे का जायजा लिया था, लेकिन उसे ऐसा कुछ नजर ना आया तो कंधे उचकाते मुंह हाथ धोते बाहर आ गई थी। डॉक्टर ने अनुषा की सर्जरी की डेट दे दी थी। इसको लातादात तसल्लियां देने के बाद भी ज़ईम उसके डर को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वो कितनी दफ़ा उसे कह चुकी थी कि वो ये सर्जरी नहीं करवाते, मेडिसिन खा के ही वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ज़ईम के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। हॉस्पिटल जाने से पहले वो हशमत साहब के पास आया था ये बताने कि वो अपनी बहन की सर्जरी के लिए शहर जा रहा है, इसलिए कुछ दिन उसकी जगह कोई और काम संभालेगा। वो पहले डेरे में गया था, वहाँ चौधरी हशमत ना मिले तो वो हवेली आया था, जो वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। उसका अभी तक अहवाद से सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वो इस दिन से छुट्टियों पे थी और ना ही वो उसका सामना करना चाहता था। लेकिन बुरी किस्मत उसे हवेली जाना पड़ा था, और उससे बुरी किस्मत के सबके साथ वहाँ अहवाद भी बैठी हुई थी। ज़ईम ने अपनी नज़रें झुका के ही रखी थी ताकि वो अहवाद को ना देख सके। खैर है ज़ईम पुत्र, यहाँ कैसे आना हुआ? चौधरी हशमत के पुरशफ़क़त लहजे को सुनकर ज़ईम के अंदर बेचैनी फैली थी। वो मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, आप कैंसर ही समझ लें, उसका ऑपरेशन है, इसके लिए शहर जा रहे हैं, कुछ दिन लग जाएंगे। बस यही बताने आया था आपको कि इतने दिन किसी और के हवाले काम सारे इंतजामात करते। इसके झुकाए सर ही जवाब दिया था, ओहो, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि बिटिया को ऐसी कोई बीमारी है? चौधरी हशमत के लहजे में हल्का सा अफसोस था। बस हमें भी कुछ दिन पहले ही पता चला है और अब ऑपरेशन के लिए जाना है, आप बस दुआ कीजिएगा। ज़ईम ने एक दफ़ा फिर भी नज़रें उठाई नहीं थी। चौधरी हशमत जानते थे कि इलाज बहुत महंगा होगा, और वो फिक्रमंद भी हुए थे कि न जाने इसके पास इलाज की रकम भी होगी या नहीं। एक दफ़ा तो उनके दिल में आया कि उसे कह दें कि अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो उनसे ले सकता है, लेकिन फिर खुददारी का सोचते उन्होंने इरादा तर्क कर दिया था अपना। और अगर वो ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहा था अपनी बहन को, तो यकीनन उसने पैसों का इंतज़ाम भी कर लिया होगा। चलो, अल्लाह पाक बिटिया को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अगर किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। चौधरी हशमत ने ढके छुपे अल्फाज में से जो कहना चाहा था ज़ईम अच्छी तरह समझ रहा था। ज़ईम सर उठा के फीका सा मुस्कुराया था। बस आप दुआ करें, यही बहुत है। ज़ईम ने कहा तो अहवाद बगौर ज़ईम का जायजा ले रही थी, जो नज़रें झुकाए हुए था। उसे देखकर अहवाद के लबों पे एक तंज़िया मुस्कुराहट आई थी। क्या ताकत है पैसे में, इसमें कुछ भी खरीदा जा सकता है, किसी की खुददारी भी। ज़ईम को देखते उसने सोचा था और फिर सर झटक दिया था। लेकिन शायद वो ये भूल रही थी, जिस पैसे पे वो इतना घमंड कर रही थी वो उसका नहीं, उसके बाप का था। जिस बाप की हुक्मदुली करते आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने के सुनहरे सपने सजाए, किसी की मजबूरी से वो खेल गई थी। चलें, मैं अब चलता हूँ, आप सब दुआ करिएगा मेरी बहन के लिए। अल्लाह हाफिज़। अहवाद की नज़रें वो खुद पे अच्छी तरह महसूस कर रहा था। उसे मजीद वहाँ खड़ा ना रहा गया तो उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहते वो वहाँ से चला गया। बुज़दिल कहीं का। अहवाद उसकी तेज़ी से जाने पे एक दफ़ा फिर बुड़बुड़ाई थी। ज़ईम घर आया तो अम्मा और अनुषा जाने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन अनुषा की शक्ल से लग रहा था वो अभी रो देगी। ज़ईम जाके उसके पास बैठा था। क्या बात है, मेरा बच्चा परेशान लग रहा है? ज़ईम ने उसे अपने हिसार में लिया था। भाई, हम ये सर्जरी रहने देते हैं ना? उसने ज़ईम को देखते आस से कहा था। मेरा प्यारा बच्चा, तुम समझ क्यों नहीं रही? ये ज़रूरी है ना, मेडिसिन से ये दोबारा भी बन सकता है, लेकिन सर्जरी के बाद कभी उम्मीद है कि ये दोबारा नहीं बनेगा। ज़ईम ने उसे प्यार से समझाया था। मगर भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा, उसने मुंह बसोरा था। फजूल सोचों को दिमाग में मत जगा दो, मैं भी कपड़े बदल के आता हूँ, फिर चलते हैं। उसे घूरी से नवाजते ज़ईम वहाँ से उठ गया था और पीछे बस वो मुंह बसोरती रह गई थी। वो इतनी डरपोक थी कि इंजेक्शन से डर जाए, और कहाँ सर्जरी, उसके लिए इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अहवाद शाम को बैठी बोर हो रही थी, कुछ भी नहीं था उसके पास करने को। मामूल के मुताबिक चौधराइन और गज़ल किचन में थी, और वो तो किचन में जाना अपनी तौहीन समझती थी। चौधराइन लाख उसे डांटती डपटती, लेकिन उस पर असर नहीं होता था। अभी वो बैठी मुंह के मुख्तलिफ जाविये बना रही थी कि वकास को आते देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे चमकी थी। हाय डियर कज़न, कैसे हो? जब वकास उसके नज़दीक आया तो उसने चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजाए पूछा था। वकास के लिए तो ये मुकामे हैरत था कि अहवाद उससे मुस्कुराकर बात कर रही है। खैर तो है, आज सूरज मगरिब से तो नहीं निकला जो तुम मुझसे मुस्कुरा के बात कर रही हो? उसने अपनी हैरत को जुबान पे लाया था। नहीं, मैंने सोचा 2 दिन की जिंदगी क्या इस लड़ झगड़ कर गुजारना, जब ये मुस्कुरा के भी गुजर सकती है। अहवाद उसकी हैरत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई थी। मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वकास अभी भी बेयकीनी की कैफियत में था। उसकी बात पे अहवाद खुल के मुस्कुराई थी। क्या पता वाकई ही तुम किसी ख्वाब में हो जो जल्द ही एक झटके से टूट जाए। थोड़ा सा इसकी तरफ झुकते अहवाद ने मायने खेज अंदाज में कहा था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उसकी बात पे वकास ने उलझ के उसे देखा था। अरे छोड़ो मतलब को, मतलब में क्या रखा है, फिलहाल जो चल रहा है उसे चलने दो, अहवाद ने कहा तो वकास ने भी कंधे उचकाए थे। वैसे इस काया पलट का क्या राज है? वकास का लहजा तजस्सुस से भरपूर था। वेट माय डियर कजन, वेट, जल्दी पता चल जाएगा। वो क्या कहते हैं, सबर का फल मीठा होता है, अहवाद ने मुबहम से अंदाज में कहा था, जिससे वकास एक दफा फिर उलझा था। अजीब लड़की हो तुम, कल से काट खाने को दौड़ती थी
और आज इतना मीठा अंदाज कुछ हजम नहीं हो रहा। वकास से सब्र नहीं हो रहा था। वो वजह जानना चाह रहा था कि आखिर अचानक अहवात को हुआ क्या है। अरे मैंने कहा ना बहुत जल्द हजम होगा, और ऐसा हजम होगा कि जिंदगी भर याद रखो। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। उसे मजीद उलझा के अहवात किचन की तरफ बढ़ गई थी। कोई तो गड़बड़ है इसके अंदाज और इसकी बातों में, कोई तो राज है। जल्दी पता लगाना पड़ेगा इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। वकास बुड़बुड़ाया था, ये जाने बगैर पानी सर से गुजर चुका था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।